आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे कि मार्केट पे क्या हो, आपकी रणनीति, साथ ही साथ स्टॉक्स में जो एक्शन देखने मिल रहा है उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। तो बाजार की बड़ी बातों में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले, करीब 120 अंकों के आसपास की गिरावट है और 24,400 के नीचे जो है वो फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आप नजर डालेगा, लगातार 5वें दिन गिरावट देखने मिल रही है, करीब 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो फिलहाल बैंक निफ्टी पे देखने मिले। और बैंक निफ्टी पे दबाव बनाने का काम किया है सरकारी बैंक्स ने। सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ पे है एसबीआई को देखिएगा, 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पे है। बाकी भी सरकारी बैंक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिलेगा। रियल एस्टेट शेयर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दबाव अच्छा देखने मिल रहा है, जहां पे डीएलएफ जैसे स्टॉक्स है, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स है, वहां पे अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में तेजी है। एमएनएम को देखिएगा, आज यहाँ पे मजबूती देखने मिले, कल नतीजों के बाद तेजी थी, आज एक फॉलोअप मूव देखने मिल रहा है। हीरो मोटर जैसे काउंटर से यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी जो है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। लेकिन आज असली दबाव अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे मजल स्टॉक्स यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने मिला। आप देखिए करीब 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स में देखने मिले। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि प्रेशर किस तरह का है। ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, यानी कि एक गिरने वाले के सामने, माफ कीजिएगा, एक चढ़ने वाले के सामने चार स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे गिरावट देखने मिल रही है। इस तरह का प्रेशर जो है वो आज बाजार पे देखने मिल रहा है। तो बाजार का मूड माहौल जो है वो काफी हद तक आज बिगड़ चुका है और बिगड़ने के कारण काफी सारे हैं। कुछ नतीजे हैं, कुछ और कारण है जिसकी वजह से पीएसयू स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स भी है और उन अच्छे स्टॉक में सबसे आगे आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। कल नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे, उसके बाद आज एक फॉलोअप मूव देखने मिल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस करेंगे, लेकिन पहले हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनको पूछ लेते हैं कि मार्केट को लेके उनकी क्या राय है। और हमारे साथ आज एंजल वन के राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर, मार्केट को देख के आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वही 24,500 की रेंज अभी भी वहां अटक रहा है और आज तो गिर गया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताइए सर। और ये विक्स जो लगातार चल रहा है, इसके क्या मायने हैं? जी नमस्कार वरुण जी। देखिए, हाँ, लास्ट 2-3 वीक से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर में अगर आप देखो तो 24,550 और 24,600 के रेंज में रेजिस्टेंस दे रहा है। ये एक्चुअली गोल्डन रिट्रेसमेंट 61.8 रिट्रेसमेंट है। इसके लिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट मूव जो है मोमेंटम मूव, जब निफ्टी 24,600 के ऊपर क्रॉस करेगा तभी देखने को मिलेगा। तब तक कोई भी डिप आता है 24,200 के आसपास, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इंडिया विक्स डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेजुअली ऊपर सर्च कर रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशन्स है वो अभी भी बरकरार है। इसके लिए ये जो विक्स है, वॉलेटिलिटी है, वो मार्केट में बढ़ी है। इसी के कारण अगर आप मिड कैप स्पेस भी देखें तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कल के सत्र में हमने देखा था कि मिड कैप काउंटर्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन था, बट कल के जो एंटायर गेन्स थे तो वो आज गिव अप कर दिया। इनफैक्ट अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो एक एडवांस स्टॉक्स के सामने 3 डिक्लाइन स्टॉक्स हैं। तो मार्केट फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक हायर रेंज ब्रेक नहीं करता ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। इनकेस कोई फर्दर डिप आता है तो 24,200 के आसपास जो है, 24,200 250 के पास अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे वापस री एंटर कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी में। सर, बैंक निफ्टी? देखिए, बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन मोड में ही है। लास्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जब तक वापस 55,200 क्रॉस नहीं करता, ये थोड़ा सा हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेता रहेगा। नीचे में अगर आप देखो तो लास्ट वीक का स्विंग लो जो है अराउंड 54,000 के आसपास है, जहाँ पे एक बुलिश गैप और प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल भी है। तो 54,000 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड 55,200 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे। सर, तो इनके फिर आप अपने स्टॉक्स बताइए सर, कहाँ पे आप दाव लगा रहे हैं? देखिए, जैसे बात की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। यहाँ पे मैकडॉवेल काफी अच्छा लग रहा है, 1.5% अप है।
फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है एंड एक फ्लैग पैटर्न भी मैकडॉवेल में दिखाई दे रहा है। तो मैकडॉवेल को बाय कर सकते हैं 1580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1550 का स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ से जो टारगेट होंगे वो होंगे 1640 के। सर आपने स्टॉक कौन सा कहा, मैं मिस कर गया? यूनाइटेड स्पिरिट्स। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट कल से रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरेज को लेके, और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह जो है वो राजेश जी द्वारा दी जा रही है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इनफैक्ट पूरा का पूरा स्पेस जो है उसको आप फोकस में रखिएगा। कल हमने देखा था इस स्पेस में जान थी, आज भी करीब 1-1.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, ये तो एक मेन बोर्ड का स्टॉक है, जरा फोकस कर लेते हैं एसएमई पे। और दरअसल हम आपको एसएमई आईपीओ को लेकर लगातार सावधान कर रहे हैं। आज हम आपके लिए 2 एसएमई आईपीओ पर रिसर्च लेके आए हैं और 3 आईपीओ को लेकर ताज़ा अपडेट लेके आए हैं। और एसएमई आईपीओ है तो जाहिर सी बात है, हु बेटर देन शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, पहले जिन आईपीओ को लेकर आपने सावधान किया था उन पे क्या अपडेट है ये बताइए। जी, हम देखें कि एसएमई आईपीओ में जो है हमारी मुहिम रही है 18 हाउस स्वदेश में, जहाँ पे गड़बड़ एसएमई आईपीओस को जो है हम फ्लैग करते हैं। और अब देखें हमारा इम्पैक्ट भी आ रहा है 18 हाउस स्वदेश में। सबसे पहले आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज एसएमई की आईपीओ, आज ही इसकी जो है लिस्टिंग हुई है और 10% डिस्काउंट पे जो है लिस्टिंग देखने मिली है आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के लिए। और हमने 28 अप्रैल को ही आपको 18 हाउस स्वदेश में आगाह कर दिया था। ये हमारा पहला इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट 18 हाउस स्वदेश का टैंक अप इंजीनियर्स, इसकी एसएमई की आईपीओ आई है। पिछले 2 सेशन में स्टॉक में 10% की गिरावट आई है। और देखिए जो है 23 अप्रैल को हमने 18 हाउस स्वदेश में आपको पहले से ही बता दिया था। और आखिर में हमारी बड़ी इम्पैक्ट आई है वैगन्स लर्निंग्स लेके। यहाँ पे कंपनी की आईपीओ विड्रॉ हो चुकी है और जो करंट मार्केट कंडीशंस है उसके कारण जो है आईपीओ की वापसी हुई है। और देखा जाए तो 2 मई उसी दिन हमने 18 हाउस स्वदेश में आपको जो है पूरी तरह से सावधान कर दिया था। तो ये 3 इम्पैक्ट एसएमईज के तो हम आपके सामने रख दिए है, कोई चैनल ने ये नहीं किया है जिसने हमने कर दिखाया है। अब जो है हम बात करेंगे 2 और एसएमई आईपीओस पे जहाँ पे हमें कुछ कंसर्न्स लगे और हमने जो है एज अ जर्नलिस्ट पूरी तरह जो आरएचपी की स्टडी की है और हमने बतौर मेल किया कंपनी के बैंकर्स को और कंपनी को, पर वहाँ से जवाब नहीं आया। सबसे पहले बात करेंगे श्रीजी डीएलएम पे, जहाँ पे मर्चेंट बैंकर है जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स ग्रुप की कंपनी के सामने जो है बिजनेस देखी जा रही है। ग्रुप कंपनी एक सिमिलर बिजनेस में है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का भी जो है कंसर्न्स देखने मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो अपने पीएस से कम है और हिस्ट्री भी है कंपनी की लोन स्ट्रक्चरिंग को लेके। बात करें तो थोड़ी डिलेड इंस्टॉलमेंट मनी भी पेमेंट आ रही है उनके लैंड के अलॉटमेंट को लेके। और इंटरेस्टिंगली पिछले 3 साल में 5 बार जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने रेजिग्नेशन दी है। तो ये सवाल उठ रहे हैं और इसके जवाब के लिए हम वेट कर रहे हैं बैंकर्स से भी और कंपनी से भी। और जो दूसरा कंपनी है वो है मनोज ज्वेलर्स का, छोटी आईपीओ साइज है, मर्चेंट बैंकर है, जावा कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे देखें तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में है और सिर्फ तमिलनाडु में कंसंट्रेटेड है। तो एक टाइप से कंसर्न वहाँ पे भी है। नेगेटिव कैश फ्लो जनरेशन आ रहा है पिछले 2 साल में। वही ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो पिछले 9 महीने में अगर हम ईयर एंड 2024 का डेटा ले तो 8 गुना बढ़ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये एक कंसर्न ज़रूर है। लार्ज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आ रही है और कोई ओनरशिप नहीं है रजिस्टर्ड ऑफिस और या आपके शोरूम को लेके। प्रमोटर्स खास करके देखिए एक ट्रांजैक्शन भी आया जहाँ पे 3 लाख शेयर्स की जो है वो आप कह सकते हैं बिकवाली सिर्फ 20 रुपये प्रति शेयर पे, यानी कि करंट इश्यू प्राइस से 63% डिस्काउंट पे। तो इस पे जो है सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। और मार्जिन्स की बात करें तो हमें पीएस से 3 से 4 गुना ज़्यादा इनका मार्जिन्स है। तो इस पे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो हमें मिले हैं इन 2 एसएमई आईपीओस को लेके। और हमारी एक इम्पैक्ट एनालिसिस भी 3 इश्यूज़ को हुई है। तो ये हमारी पूरी कवरेज है एसएमई आईपीओ पर। शुक्रिया शरद, ये पूरी कवरेज हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको लगातार सावधान करने के लिए कि एसएमई आईपीओ जो है जहां पे गड़बड़ी है उसको हाईलाइट करने के लिए। और देखिए एसएमई आईपीओ यहाँ पे डेटा ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शरद जो है वो लगातार इसमें लगे हुए हैं और लगातार आपको सतर्क करते जा रहे हैं कि कौन से आईपीओज है जहाँ पे दूर रहना चाहिए। 2 और आईपीओ के बारे में जो है वो आपको शरद ने बताया, तो इन पे आप खास नजर रखिएगा क्योंकि शरद जो है इनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है
उसको पूरी तरह से पढ़ते हैं, इस आईपीओ को पूरी तरह से पढ़ते हैं और उसके बाद आपको एनालिसिस करके लगातार बताते रहते हैं। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट हमारे रिसर्च टीम के हमारे जो हेड ऑफ रिसर्च है अभिषेक गाव शिंदे, वो तो कुछ आईपीओज में विजिट तक करके आ गए हैं देखने के लिए कि किस तरह का इनका बिजनेस है, और उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। तो पूरा का पूरा स्टडी करने के बाद आपको बताया जाता है कि इन आईपीओज में करना क्या है। चले एसएमई से आगे बढ़ते हैं और अब हमारे मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पे हम फोकस कर लेते हैं। तो उसमें से कुछ स्टॉक्स है जैसे कि आज जहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल रही है, एमएनएम आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी है। तो जब ब्रेक पे जा रहे थे उसके पहले मैं एमएनएम का जिक्र भी कर रहा था, एक बार राजेश जी से इस पर राय भी ले लेते हैं। राजेश जी, एमएनएम ऊपर से आई थिंक सो राजेश जी अब हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, लेकिन चले 5 पैसा कैपिटल के सचिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर, मैं एमएनएम की बात कर रहा था। यहाँ पे कल हमने नतीजों के बाद तेजी देखी, आज फॉलोअप बाइंग देखी थी, 3100 के ऊपर गया था आज ये, लेकिन वहां से नीचे आ चुका है। एमएनएम पे आपकी क्या राय है, टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं सर? गुड आफ्टरनून वरुण जी। वेल, एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देख रहे थे हम, एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद में प्रायर डे पर भी एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू हुई। आज भी एक ओपनिंग पॉजिटिव साइड में देने के बाद में स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा था, बट टॉप से स्लाइड रिट्रेस हुआ है। बट अगर अभी भी देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है 2800 एक अच्छे सपोर्ट एरिया स्टॉक के लिए बने हुए हैं। सो मुझे लगता है कि अभी भी पॉजिटिव साइड में बाइंग साइड में रहा जा सकता है। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 2800 के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल्स अगेन अपसाइड में जो है करीब 3200 3300 तक के लिए कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई एमएनएम पे होल्ड करने की राय जो है वो फिलहाल सचिन जी देते हुए। लेकिन सचिन जी, आप अपनी तरफ से अपने पिक्स बताइए सर, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है? बिल्कुल वरुण जी, और पहला पिक यहाँ पर जो है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से ही है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा मूव देख रहे हैं। नॉट इवन टुडे, अगर हम बात करें पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस की, सो 1 बाय 1 कुछ स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला स्टॉक जो आज यार कमेंट करूंगा फर्टिलाइजर सेक्टर से, वो है चंबल फर्टिलाइजर, वन ऑफ द गुड स्टॉक। और एक अच्छे कंसोलिडेशन, पिछले 4 से 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में आज फाइनली ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम्स जो है अच्छे खासे कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। सो वॉल्यूम एक्सपर्ट स्टॉक के अंदर नोट की गई है। साथ ही साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। एंड डिस्पाइट दिस नेगेटिव मोमेंटम, स्टॉक करीब 3.5% का गेन जो है वो होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्लियर कट एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। सो चंबल फर्टिलाइजर में बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस करीब 713 714 के आसपास में यहां से बाइंग ले सकते हैं। 697 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा। अपसाइड टारगेट मुझे लग रहा है कि बस 740 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन यहाँ पर जो है वो भी पॉजिटिव साइड में बाइंग के लिए ही सजेस्ट करूंगा। मैक्स हेल्थ स्टॉक का नाम है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक राइजिंग वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए हैं स्टॉक के अंदर। प्रायर डे पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, आज एक फॉलो बाइंग वापस से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। सो मैक्स हेल्थ में बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट प्राइस। स्टॉप लॉस रहेगा 1137 का। अपसाइड टारगेट्स जो है वो करीब मुझे 1220 तक का लग रहे हैं, जो कि कमिंग डेज में देखने को मिलने चाहिए। सो बाइंग कर सकते हैं 1220 के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स है, एक तो है चंबल फर्टिलाइजर जहाँ पे खरीदारी की सलाह, और दूसरा मैक्स हेल्थ है, यहाँ पे भी आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। दोनों स्टॉक्स में टारगेट आप आपके सामने है, अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। चलिए, लेकिन इस नोट पे चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है शो में। आगे बढ़ते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं, इन पे चर्चा करनी है तो उन पे कर लेते हैं। और सबसे पहले आज पीएसयू बैंक्स पे एक बार फोकस डालते हैं, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने मिल रहा है। अब इसका कारण कोई भी हो, भले वो जेएसडब्ल्यू स्टील का इशू हो जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स थोड़े पिट रहे हैं, या फिर कोई और इशू हो, लेकिन आप पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है। सचिन जी, पीएसयू बैंक्स सर ये क्यों दबाव में है, और कोई पीएसयू बैंक है जो कि यहाँ पे खरीदा जा सकता है इन गिरावट में? वेल वरुण जी, मुझे बाइंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक बार अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी में हम एक बार अगर बात करें यहाँ पे, सो टॉप पर सस्टेन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम बात करें तो करीब 55,300 ऑन दी हायर साइड में, लोअर साइड में ये 54,600 700 के आसपास में मूव करता हुआ दिख रहा था। वो फर्दर सपोर्ट्स आज जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आए हैं 54,700 के। सो पॉसिबली हो सकता है कि एक डिक्लाइन मूव करीब टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 54,000 और उसके नीचे 53,800 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में भी अगर हम यहाँ पर बात करें, सो एक बेयरिश स्ट्रेंथ जो है, बेयरिश साइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड नॉट इवन टुडे, अगर आज इससे
भी हम देखें तो स्पेसिफिकली अगर बात करें कैनरा बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इन स्टॉक्स के अंदर जो है एक साइडवेज मोमेंटम था टॉप पर, एंड वहीं से स्टॉक जो है वो रिट्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ वीकनेस जो है वो कमिंग डेज में और कंटिन्यू हो सकती है अगर बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर और गिरावट बढ़ती है तो। सो यहाँ पर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए, बट जो लोग होल्ड कर रहे हैं लोअर साइड में अच्छे सपोर्ट्स एरिया सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके साथ में बने रह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैन बैंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, और कैन बैंक के अंदर रिसेंटली अगर आज के ट्रेडिंग सेशंस की हम बात करें, सो एक इमीडिएट सपोर्ट्स थे करीब 96 के आसपास में वो लेवल्स ब्रेक हुए। हालांकि स्टॉक ऑन द लोअर साइड में अभी 100 डीएमएस के इमीडिएट सपोर्ट्स को ही फेस करता हुआ सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, और इन केस अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली डाउन साइड करीब 92 91 तक के लिए हमें देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी कुछ वीकनेस बढ़ती हुई नजर आई है। स्टॉक में अगर देखें 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही एक सिग्नल मिलता हुआ नजर आया था जब स्टॉक करीब 260 के आसपास चल रहा था, और उस पर्टिकुलर डे पर 29 ऑफ अप्रैल के आसपास की बात है, और वहीं से जो है स्टॉक ने एक बेरिश रिवर्सल इंडिकेट किया था, एंड आफ्टर दैट पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर स्लाइटली वीकनेस कंटिन्यू हो रही थी। आज जरूर करीब 2.5% के आसपास का एक डिक्लाइन मूव कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी लोअर साइड में करीब 237 235 वो लेवल्स तक एक बार स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। सो बाय ऑन टिप्स अगर कोई चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है, बट करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग के बिल्कुल भी लेवल्स नहीं है। स्पेसिफिकली अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें, यहाँ पर एक बाइंग सेटअप बनता हुआ नजर आ सकता है अराउंड द लेवल ऑफ 235 237, वहां तक के लिए एक बार स्टॉक स्लिप होता हुआ जरूर नजर आएगा। सो अभी के लिए अगर कोई चाहे तो एक बार सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है, बट बाइंग की जो रेंज रहेगी वो 235 237 रहेगी। अराउंड दैट लेवल्स एक बार बाइंग के लिए सोचा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई पीएसयू बैंक्स पे। ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिकवाली की ही सलाह है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और वक्त हो चुका है मुनाफे का ऑप्शन बताने का। चलिए, और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जी। अक्षय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। बताइए सर, कहाँ है कमाई के मौके ऑप्शंस के जरिए? जी, गुड आफ्टरनून। तो मुनाफे के ऑप्शन के लिए स्टॉक चुना है आईटी क्षेत्र से HCL टेक। अगर आप HCL टेक का प्राइस एक्शन देखें तो नतीजों के बाद स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया गैप अप के साथ रिटर्न्स दिए थे, पर उसके बाद 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं कि स्टॉक एक बहुत ही रेंज बाउंड सेशन 1570 के आसपास रुका हुआ है। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई महीने में स्टॉक 1680 पार कर सकता है। उसके चलते रणनीति बनानी है कॉल ऑप्शन बाय करने की। 1580 रहेगी आपकी स्ट्राइक, और इसमें आपको फर्स्ट टारगेट बना के चलना है 57 का, और इसमें आप एक्सटेंडेड टारगेट 71 तक भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको बना के चलना है 21 ऑन दी ऑप्शन प्रीमियम। तो कुल मिला के एक एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल मोनिटाइज करूँ तो 9200 का आपका बन सकता है, और रिस्क या स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आपका बनेगा 4700 का। ओके, शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो HCL टेक यहाँ पे 1580 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 38 से 35 के बीच में आप खरीद सकते हैं। करीब 57 से 71 के लेवल देखने मिलेंगे, और 21 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस जो है वो भी इस काउंटर पे रख सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है तो जाहिर सी बात है आपको डिस्क्लोजर्स देना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। और डिस्क्लोजर तो ये है कि एक तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर रखना है, और दूसरा सेबी की स्टडी कहती है कि F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग जो है वो नुकसान करते हैं, और करीब औसतन 50,000 रुपये के आसपास का नुकसान होता है। तो आप सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए, तो ये तो था ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सचिन जी से और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करनी है। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आज पकड़ में आया है, और वो है सीएट का। सीएट में आप देखिए करीब 4% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं, और 3570 के आसपास जो है वो सीएट आज ट्रेड कर रहा है। तो बेहतरीन तेजी ऑटो में तो देखने मिल रही है, लेकिन ऑटो एंसिलरी भी आज काफ़ी चल रहे हैं। सचिन जी, सीएट का काउंटर कैसे लगता है सर? 4% की गेंस है, होल्ड करना चाहिए इसको, नई पोजीशन ले या फिर दूर रहें? वेल वरुण जी, मुझे लगता है कि नई पोजीशंस के हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है, बिकॉज ये जो मोमेंटम है पिछले लास्ट 3 to 4 वीक से हम कंटिन्यू देख रहे हैं, और जो रिवर्सल कंटिन्यू हुआ था करीब 2500 के आसपास से जो है वो सीएट में आया था, और उसके बाद में अपसाइड में जो इमीडिएट हर्डल्स स्टॉक्स के थे अराउंड द लेवल ऑफ 3100 3120 के आसपास में वो स्टॉक्स ने जो है वो ब्रेक करके अपसाइड में मोमेंटम
कंटिन्यू किया है। अभी फर्दर स्ट्रेंथ और नजर आ रही है, मुझे लग रहा है एक बार 3800 3900 कुड बी दी टारगेट जो कि ऑन दी हायर साइड में हमें देखने को मिले। बट चूंकि फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक अभी इसलिए रिकमेंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट जो लोग होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल अभी भी होल्डिंग के साथ में बने रह सकते हैं। लोअर साइड में 3280 ये एक स्टॉप लॉस जोन रहेगा। मुझे 3280 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में कंटिन्यू बने रह सकते हैं। अपसाइड 3800 और 3900 अराउंड दैट लेवल्स अगर प्राइसेस मिलते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके चलिए, तो सीएट जो है वो फिलहाल होल्ड करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन चलिए शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। सबसे पहले सचिन जी से लेंगे विदा। सचिन जी, कोई डिस्क्लोजर? बिल्कुल, जो भी यहाँ पर स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं, तो उनका कुछ पोजीशंस हो सकता है। ओके, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस शो में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जाते जाते एक खबर आपको और देते जाते हैं और वो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स की। दरअसल LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दक्षिण भारत में एक बड़ा प्लांट जो है वो लगाने वाली है। इसके लिए 8 मई को भूमि पूजन होगा। कंपनी प्लांट पर करीब 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे करीब 1500 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार जो है वो पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत ये पहला निवेश होगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के इस प्लांट के लिए कंपनी के 4 सप्लायर पहली बार भारत में एंट्री करेंगे। चलिए, तो ये तो थी LG की खबर, लेकिन हाँ अभी खबरें काफ़ी सारी और हैं, मैं आपको नहीं दूंगा, आपको ये खबरें देंगी और मार्केट का अपडेट देंगी मानसी। और आज फिर से एक बार मानसी शरद को लेके आई है। Yes. ये रोज आप शरद को क्यों लेके आ रही है? मैं ऐसे ही उठ जाऊंगा। नहीं, आज आप बैठे रहिए, शरद यहाँ बैठ जाएंगे, आज हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ बैठ बैठना है। जाइए। चलिए, मानसी ऐसे ही कह रही है, मुझे नहीं उठाएंगी, मुझे पता है। तो ब्रेक के बाद मानसी, शरद और शायद डिम्पी होंगे, राइट? तो डिम्पी होंगे जो कि आपको आगे की मार्केट की रणनीति बताएंगे। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।